नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो स्पेशली आपके लिए यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सीरीज है आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें और जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो यहाँ पे जो आज टॉपिक्स देखने जा रहे हैं उनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन जुडिशरी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर 2 का पार्ट है ये, है ना। जीएस पेपर 2 में रखेंगे हम इसको और कुछ डेटा के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, अगर हर जगह देखें हमारे यहाँ तो हमने कई बार बात की है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड में, तो वो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं की जो कार्यबल में संख्या है वो बहुत कम है ना। तो उसी का एक ये डोमेन है कि भैया न्यायपालिका में भी बनाइए तो महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे होंगे वहां संवेदनशीलता आएगी। ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई है ना। तो वो देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर 2 का पार्ट है। दूसरा, श्रेष्ठा जो आपकी स्कॉलरशिप स्कीम है इसको देखेंगे। ये भी आपका कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ही आएगा। पेपर 2 पेपर 3 दोनों में पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना। कि स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन किसी जगह नहीं है या ये देखा जा रहा है कि वहां के जो लोग हैं उनको पर्याप्त विकास के आयाम जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस तरीके की स्कीम्स लाई जाती है। और ये तो स्पेशली आपकी रिलेटेड किससे, एजुकेशन से, तो इसको देखेंगे हम। इसके बाद एनर्जी एफिशिएंट हाइड्रोजन की बात करेंगे, जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है यूरिया के इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है ना। तो ये देखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये थर्ड पेपर का पार्ट है एनर्जी का। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात है जो आपका आंध्र प्रदेश में जो सेटअप किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये चर्चा में है। तो इसको देखेंगे हम कि भारत में क्या संदर्भ है इसका, इसमें क्या चिंताएं हैं, है ना। ये सब पुराना टॉपिक है आपका, ठीक। ये भी आपका थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल डीएनए की बात कर रहे हैं जिसमें बार कोडिंग होती है, सेक्वेंसिंग वगैरह की जाती है ना। तो पर्यावरण से जो है वो इनपुट्स को लेके जहां पर डीएनए वगैरह रहता है उससे कई सारी जानकारियों को एकत्रित किया जा सकता है। तो एनवायरमेंटल डीएनए के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जो जीएस पेपर 3 का पार्ट है आपका, ठीक है। तो पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो है कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन जुडिशरी। तो यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, एनवी रमन्ना साहब, उन्होंने बोला है कि भैया वुमेन्स को जुडिशरी में 50% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तब जाके जो जुडिशरी है वो ज्यादा जो है जेंडर के प्रति, मतलब जो लिंग के प्रति ज्यादा क्या होगी, संवेदनशील हो पाएगी। ऐसा इनका कहना है, ये कंटेक्स्ट है, इसको याद नहीं करना हमको, ठीक है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि क्यों, तो सीधी बात है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर बोल रहे हैं कि हम यहां पर आरक्षण दे, इसका मतलब ये कि उनका रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट मैनर में नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो उनका प्रतिनिधित्व है वो समुचित नहीं है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि उच्च न्यायपालिका के साथ साथ जो अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है वहां पर भी महिलाओं का जो आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, है ना, वहां पर समानता का अभाव है। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर डेटा जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, देखिए हमारे यहाँ ना यूनिटरी है, मतलब एकीकृत न्यायपालिका है ना, ये समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट उसी के अंग है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर आपका हाई कोर्ट हो गया, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हो गए। तो ये सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वहां पर 30% सीट्स
जो है उन पर महिलाएं हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर 11.5% है और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 12% का इनका रिप्रेजेंटेशन है। ये डेटा अपने पास आप रख लीजिएगा, है ना, कोट करने में हमको जो मेंस के आंसर राइटिंग है वहां पर उपयोगी है हमारे लिए काफी। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है एक फैक्ट और कि जो कोलेजियम प्रणाली है ना, एनजेएसी आया था, स्क्रैप कर दिया गया, तो कोलेजियम क्या प्रणाली है जिसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम है उसने जो रिकमेंडेशन दी है तो बोला कि 37 महिलाओं को आप जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करें। कोलेजियम की जो आपकी क्या है अनुशंसा है, लेकिन उसमें से भी केवल 17 जो महिलाएं ऐसी थी जिनको अपॉइंट किया गया। कहां पर? हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर मतलब टॉपिक इन्होंने बनाया है, मतलब सब टॉपिक है ये आपका हेडिंग जो बनाया है कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल से पॉइंट है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इक्विटेबल जो रिप्रेजेंटेशन होगा उससे जो आपका जेंडर इक्वालिटी आएगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज वो एटीट्यूड में भी फर्क लाएगा, जेंडर गैप के बीच में जो ब्रिज है उसको फुलफिल करेगा, ये उसको ब्रिज मतलब जो गैप है उसको फुलफिल करेगा, ठीक है। तीसरा ये कि जैसे वुमेन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक आपके क्राइम है उनमें ज्यादा संवेदनशील होकर ये निर्णय दे पाएंगे। ये सब एक क्या है एजम्पशन भी हो सकता है कि ज्यादा संवेदनशील बनाने में उनको सहायक रहेगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, है ना, दहेज हो गया, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, ऐसे सब जो आपकी क्या है जो आपके मुद्दे हैं उनसे संदर्भित चीजें हैं ये, ठीक। इसके बाद यहां पर न्यायालयों में महिलाओं के लिए अब अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बनेगा तो हर जगह आप देखिए कि जैसे क्रच की फैसिलिटी हो गई, है ना, अब स्पेसिफिक आपके टॉयलेट्स की व्यवस्था हो गई। तो लैंगिक संदर्भ में जो स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसमें सहायक होगा, ऐसा बताया जा रहा है। नॉर्मल सा पॉइंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद आप देखिए यहां पर कि सीधी बात है कि जब यहां पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा वो आगे आएंगी, क्योंकि इससे एक तरीके का प्रोत्साहन मिलेगा कि भैया हमको रिजर्वेशन हमको प्रमोट किया जा रहा है तो हम जाएं कानूनी क्षेत्र में। क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा भी है कि महिलाएं घर से निकलेंगी, कोर्ट कचहरी जाएंगी, तो वो सामाजिक कलंक के रूप में भी देखा जाता है कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अब वहां पर उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं उनका। अब आप समझिए कि अगर आप 100 लोगों के बीच में अकेले खड़े तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की जो आपकी भावना है, जो असुरक्षा की भावना है, वो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में कौंधती है कि नहीं कौंधती? कौंधती है, सीधी बात है। उसी तरीके से यहां पर भी जो है उनको प्रॉब्लम होगी, तो बोला जा रहा है कि उनको प्रोत्साहित करने में ये हेल्प करेगा, है ना। इस तरीके से महिला कानून स्नातकों मतलब जो कानून के अंतर्गत जो पढ़ाई है वहां पर उनका एडमिशन लेने के लिए वो ज्यादा प्रोत्साहित होंगे और वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इससे जो है संवैधानिक संतुलन भी आएगा, है ना। ये आरक्षण जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में बोल रहे हैं, नॉर्मल सा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, समानता सुनिश्चित होगी, है ना। और इसी को बोलते हैं हम सतत विकास का भी एक क्या होगा सतत और समावेशी विकास का क्या है ये एक आयाम है, ठीक। इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे? सबसे पहले कि हमारे यहाँ जो क्वांटिफाइबल जो आपका डेटा है उसकी आवश्यकता होगी, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो हम किस बिहाफ पे वहां पर रिजर्वेशन दे पाएंगे? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग, है ना। ये चीज हो गई। अब इसके बाद समझिएगा कि यहां पर जो लिखा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनके पास जो स्पेसिफिक डेटा नहीं होगा तो जिन सिद्धांतों पर आरक्षण को लागू किया जा रहा है वही भंग हो जाएगा, है ना, उसका उल्लंघन हो सकता है। उसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके रूल्स हैं, किसके लिए? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जिसको आप लोअर जुडिशरी कहते हैं, तो वहां पर अपॉइंटमेंट के लिए तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे यहाँ। तो किस बेसिस पे आप रिजर्वेशन देंगे, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो सब जगह अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो किस आयाम पर, किस आधार पर, किस बेसिस पे आप उनको रिजर्वेशन देंगे? इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए तो जो उसके फ्रूट्स हैं, जो उसका बेनिफिट है, वो आपका सिर्फ अपर कास्ट की वुमेन्स जो है मोबिलाइज कर पाएंगी, और जो वंचित वर्ग की, कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं वो उसका जो है नहीं लाभ अपेक्षित संदर्भ में उठा पाएंगी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो सीधी बात है कि यहां पर केवल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, और इसका जो है
उद्देश्य सही होना चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो सारे रिजर्वेशन चल ही रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक, इसके बाद कि यहां पर यह बोला जा रहा है कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है सुनिश्चित करना है, उस उद्देश्य से जो आपका एंट्री लेवल है, जहां से एडमिशन लेवल जिसको प्रवेश स्तर बोला जाता है, तो वहां पर महिला उम्मीदवारों को उपयुक्त आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। रैशनल जो है वहां पर रैशनल ग्राउंड होने चाहिए वहां पर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इनकरेज किया जाना चाहिए। इसके बाद यहां पर हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है ना, जो आपके सवर्णों के लिए है, उसको भी यहां पर प्रोवाइड करने के लिए जो है व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं वहां पर, तो SC ST OBC पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। बैकवर्ड क्लासेस को तो प्रोवाइड किया ही जाना चाहिए। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है। वर्टिकल मतलब जैसे समझिए, पहले जब हमारे यहाँ समाज में जो आपका विभाजन हुआ है ना, उत्तर वैदिक के बाद आप देख रहे हैं, तो ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, ठीक है, शूद्र और जो आपके वैश्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये चार क्या हो गए, ये वर्टिकल हो गए। अब इसके बाद जब आप एक ही कम्युनिटी में, जैसे EWS आ गया तो सवर्णों के अंदर आ गया, तो इसको हॉरिजॉन्टल बोला जा रहा है। तो यहां पर वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी अपनाने की आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है हर समुदाय में। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर यूनिफॉर्मिटी से संदर्भित जो है आयाम अपनाने चाहिए कि निचली न्यायपालिका में महिलाओं को क्या आरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके लिए दिशा निर्देश बनाइए और एक रूपता लाइए उसमें। ये नहीं कि हर स्टेट में अलग अलग प्रावधान है। इसके बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की जा रही है। इसमें जब हमारे यहाँ पहला जो आपका प्रशासनिक सुधार आयोग बना था मोरारजी देसाई जी के टाइम पे, तभी रिकमेंडेशन आई थी, है ना। तो ये आर्टिकल 312 काफी टाइम से न्यूज में भी है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की व्यवस्था की जाए, उससे क्वालिटेटिव जो है वहां पर सुधार देखा जाएगा, गुणवत्ता के आधार पर भी, है ना। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो SDG से कनेक्ट किया है इन्होंने, है ना। SDG का जो गोल नंबर हमारा 5 है ना, उससे रिलेटेड है, और जो हमारा 10 है, ठीक। तो इसमें जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज को कम करने की बात की गई है। SDG जो है लगभग में हमें दिमाग में जो है लगभग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए तो दिमाग में बना रहेगा, रटने की जरूरत नहीं है। 17 है, आप उसको देख जाइए, तो मेंस में आप कभी भी जो है उनको यूज कर सकते हैं। श्रेष्ठा जो स्कॉलरशिप स्कीम है, तो ये SC स्टूडेंट्स के लिए है, रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। अब इसको किसने लॉन्च किया होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय का संदर्भ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। रेसिडेंशियल एजुकेशन, आवासीय विद्यालय, किन के लिए, स्पेसिफिक SC स्टूडेंट्स के लिए, कहां पर, हाई स्कूल में इनको क्या करना है, वहां पर देना है, इनको क्या प्रोत्साहन देना है ना, उनको छात्रवृत्ति देना है, ताकि वो आगे बढ़ चढ़कर लोग आए समुदाय और उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व हो, कहां पर, शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये लक्षित एरिया के लिए है। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसको जो स्कीम को रोल आउट किया गया है, तो एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए, ठीक, स्कॉलरशिप इसमें दी जाएगी। किसको, जो स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है, उनके जो शैक्षणिक आयाम पर जो आपके व्यय है उनके लिए, और किसके लिए, ये मेधावी छात्रों के लिए, क्लास 9th और 11th की, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है ना, किससे, फ्रॉम कौन सी कम्युनिटी से, किस कम्युनिटी से, तो SC कम्युनिटी से, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि जो ड्रॉप आउट रेट है उसको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे, जो क्लास 9 से 12 के बीच में है, ठीक है। इसके बाद कोविड के कारण भी बहुत सारी समस्याएं हुई हैं इसमें, ठीक है ना, और वो डेटा सब हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने अगले 5 सालों में जो है डिसाइड किया है कि ये जो सपोर्ट है 24,800 मेधावी छात्रों तक बढ़ाना है। किस समुदाय के छात्र, SC, ठीक है ना। इसके लिए जो है आपका एक एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना, नेशनल लेवल का टेस्ट होगा, जिसको नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट करेगी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से ऐसे मेधावी छात्र हैं, ठीक। कैंडिडेट्स जो भी आपके यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे, श्रेष्ठा इंटरेस्ट जो आपका इंट्रेंस प्रवेश पात्रता जो आपकी क्या है, एग्जाम है, तो उसके द्वारा फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए। और इसमें एडमिशन जो होगा CBSE के एफिलेटेड स्कूल के लिए होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक। और ये आपकी केवल रेसिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड होगा, CBSE से रिलेटेड होगा, अप टू क्लास 12 तक होगा, ठीक है ना। अगले 5 साल के लिए इसको जो है ऑपरेशन में लाया गया है, ठीक। और इसमें यह बोला जा रहा है कि इसमें जैसे पिछले 3 वर्षों में जो बोला जा रहा है कि 12th में 10th में जो उनके परसेंटेज की बात की गई है, तो 75% और उससे ज्यादा की बात की गई है। एक तरीके से एलिजिबिलिटी की बात है, देख जाइएगा, नॉर्मल सा टॉपिक है ये आपका बिल्कुल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये यूरिया
देखिए समझिएगा कि यहां पर जो एनर्जी एफिशिएंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जाएगा यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाएगा, है ना। ये रेगुलर आपका न्यूज में भी है इस तरीके की चीजें, तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि यहां पर क्या लिखा गया है कि जो यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस है ये हेल्प करेगा किसमें, किसमें हेल्प करेगा, यूरिया बेस्ड जो आपका वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट भी कर लेंगे हम लोग, तो एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, उसके साथ ही हम लो कॉस्ट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी कर लेंगे, तो दोनों तरफ से ये विन विन सिचुएशन है आपकी, ठीक है। अब ये ओवरऑल हमारे जो कंट्री में एनर्जी का डिमांड है उस संदर्भ में आप देखेंगे तो कंट्री को तो बेनिफिट होना ही है, ठीक है ना, इस टेक्निक से। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से यहां पर प्रोडक्शन किया जाएगा उसको ये बोला जा रहा है कि ये एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट में, एनवायरमेंट के एस्पेक्ट में भी जो है वहां पर पॉजिटिव है ये आपका, ठीक है ना, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऊर्जा की आवश्यक, समझिएगा कि यहां पर जैसे अब बहुत ज्यादा जो आपके ऐसी जगह से अगर किया जा रहा है हाइड्रोजन का उत्पादन जहां पर बहुत ज्यादा पानी का उपयोग हो रहा है ना, और बहुत ज्यादा जो है वहां पर पोल्यूशन हो रहा है, तो उस संदर्भ में कंपैरेटिव जो है ये ज्यादा वाइबल है, ऐसा समझिएगा। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपका वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है, और यूरिया इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो इसको आप कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें 70% जो है आपका ऊर्जा की आवश्यकता को कम किया जा सकता है ना, है ना, ठीक है। मतलब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस और यूरिया का जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसको कंपेयर किया इन्होंने, नॉर्मल सा फैक्ट दे रहे हैं। अब यहां पर एनर्जी के संदर्भ में जो एनर्जी इंटेंसिव जो आपका काउंटर पार्ट है वाटर के स्प्लिटिंग से, है ना, वहां जो आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, यूरिया ऑक्सीडेशन से। किसको वाटर के संदर्भ में यहां पर बात कर रहे हैं और यूरिया का, दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस की, तो वहां पर जो है आपका यूरिया ऑक्सीडेशन से उसको क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर इसकी कॉस्ट भी कम है ना, अर्थ में ये जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी है पृथ्वी पर, है ना। इसमें जो है आपका निकल बेस्ड कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है इस प्रोसेस में वाइडली, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेन चैलेंजेस क्या है इससे, तो सीधी बात है कि ये आपका यहां पर रिटेन कराना जो आपका प्रो लॉन्च एक्टिविटी है ना, किसकी, कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट मतलब किसी चीज को बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर आप समझिएगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग जो एड्सॉर्प्शन होता है आपका, ठीक है ना, समझिएगा किसके लिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो आपके साइक्लो ऑक्सीजनेज बोला जाता है एक्टिव साइट में, ठीक है ना, कैटलिस्ट पॉइजनिंग वगैरह की समस्या की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि यहां पर सबसे मुख्य चुनौती किसकी है, कैटलिस्ट की है, उत्प्रेरक की है। क्यों? क्योंकि जो वो प्रोसेस है ना, वो जो लंबी गतिविधि इसको बनाए रखना कि वो बनी रहे कंटिन्यूअसली, ठीक है ना, ठीक, उसी को एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल कहते हैं, ठीक है ना। और उस पर जो आप देखेंगे तो जो उसमें रिएक्शन होता है ना, रिएक्टिव जो उसके अंतर्गत जो प्रतिक्रियाशील आपकी मध्यवर्ती साइक्लो ऑक्सीजनेज है ना, उसका सोखना इस गतिविधि में हानि का कारण, लॉस का कारण बनता है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, सिर्फ इतना याद रखिए, इसमें बहुत ज्यादा जो है टेक्निकल नहीं जाना है इसमें आपको, ठीक है, कि उत्प्रेरक की जो लंबी गतिविधि उसको बनाए रखना यहां पर अपने आप में एक चुनौती के रूप में है, ठीक है। अब यहां पर इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सीधी बात यह है कि यूरिया जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो कम लागत वाला हाइड्रोजन उत्पादन का एक आयाम हो जाएगा, एक सोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही यहां पर जो यूरिया के साथ वेस्ट है निकलता है, उस वेस्ट का भी मैनेजमेंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इंडिया जो है वो टॉप कंट्रीज में से एक है किसके अंतर्गत, यूरिया के प्रोडक्शन में, है ना। अब यहां पर डेटा बता रहा है कि 244.55 जो आपका क्या है, लाख मीट्रिक टन जो यूरिया का है ना, वो उत्पादन हुआ 2019-20 में। तो हमारे यहाँ उत्पादन पर्याप्त है, तो सफिशिएंट सप्लाई है, तो सप्लाई वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये जो विधि है ये उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा नाइट्रोजनस जो आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया और यूरिया जो है उत्पन्न होते हैं, किस रूप में, अपशिष्ट के रूप में, तो उसका उपयोग किया जा सकता है किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में, है ना। तो अपशिष्ट का भी उपचार कर लिया हमने और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर ली। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे हम, तो ये आपका सेंटर ने यहां पर क्लियर किया एक प्रपोजल, आंध्र प्रदेश में जो श्रीकाकुलम जो आपका जिला है वहां पर कोववाड़ा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से रिलेटेड है, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि जो आपका ये प्रपोज्ड है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना है। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो प्रपोज किया गया ये 6600 मेगावाट का जो है प्लांट इंस्टॉल किया गया है ना, प्रपोज किया गया था जो प्रपोजल है आंध्र प्रदेश में। अब ये जो है ये पहले
सबसे पहली बार इसका प्रपोजल कब रखा गया था, प्रस्तावित कब किया गया था, तो 2015 में किया गया था। ठीक, अब समझिएगा कि जो हमारे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसका क्या दिशा निर्देश है कि कहीं पर अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो आप क्या करेंगे वहां पर, आप क्या करेंगे वहां पर ये करेंगे कि भैया जो एक से जो आपका 1.6 किलोमीटर का उसका दायरा है, उस क्षेत्र में जो भी लोग, एक तो वहां पर मानव का जो आपका रहवास है वो एक तरीके से इग्नोर ही किया जाता है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि वहां पर अगर कोई आपदा वगैरह अगर कोई है भी तो उसको तुरंत वहां से खाली कराया जाएगा। तो मानव निवास की वहां पर किसी तरीके की अनुमति नहीं है ना, ऐसा बोला जाता है वहां पर। और अगर मान लीजिए कि कोई होगा वहां पर, ये गाइडलाइंस है ना, फिर भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं, तो बेचारे अगर कोई लोग हैं, है ना, ऐसे लोग जो हैं जो कि आपके समाज की मुख्य जो आपके विकास की धारा है उससे अलग है ना, तो ये आपका इसलिए बनाया गया है क्योंकि रेडिएशन का बहुत ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। आप देख लीजिए कि जापान में जो आपका न्यूक्लियर अटैक हुआ था आज तक वहां पर इंपैक्ट देखा जाता है। चेरनोबिल देख लीजिए, है ना, 3 माइल्स जो आपका आइलैंड है, तो जहां जहां भी ये फुकुशिमा देख लीजिए, जहां जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई है न्यूक्लियर से रिलेटेड, है ना, जो आपका नाभिकीय से संदर्भित जो भी आपका इस तरीके की जो आपकी आपदा हुई है, मानव जनित आपदा ही बोलेंगे इसको, तो ठीक है ना, तो ये जो आपदा उसका जो आपका प्रभाव है वो परसिस्टेंट रहता है ना, बहुत दिनों तक देखा जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि यहां पर मानव निवास की अनुमति नहीं, कितने किलोमीटर के अंतर्गत 1.6 का रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रेडियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि भारत में अभी तक 22 जो है ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। ठीक है भैया, है आपके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। अब यहां पर जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो 6780 मेगावाट है, आराम से याद हो जाएगा 6780 मेगावाट। ठीक, इससे जो है बिजली क्षमता इसकी है ना। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि कितने टाइप के होते हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल बेसिक चीज है। पहला ये कि PHWR जिसको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, इसको जो है इसमें जो यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के रूप में जो यूज किया जाता है वो अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम होता है। इसमें जो मंदक की बात करें, कूलेंट और मॉडरेटर की, तो ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड D2 जो है D2O जिसको हैवी वाटर बोलते हैं उसका यूज होता है। ठीक, दूसरा जो है लाइट वाटर रिएक्टर, इसको जो है ये एक तरीके का टाइप है आपका थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर, और इसमें जो यूज होता है ये नॉर्मल वाटर यूज होता है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ हैवी वाटर। किस रूप में, कूलेंट के रूप में या मॉडरेटर, इसी को मंदक बोलते हैं ना, शीतलक और जो आपका मंदक है ना, चेन रिएक्शन है उसको रोकने के लिए, है ना। ठीक है, इसके बाद फास्ट रिएक्टर जो है इसको फास्ट न्यूट्रॉन्स बोला जाता है, और इसमें जो आपकी फिजन की जो आपकी रिएक्शन है उसको सस्टेन कराने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका फिजन मटेरियल है उसमें हाईली एनरिच्ड जो आपका मटेरियल है उसको यूज किया जाता है। इसके महत्व क्या है, तो पहली चीज तो ये कि जो हमारे यहाँ एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए ये आपका क्या है, एक उपयुक्त जो है सोर्स है। ठीक, अब स्थिर और निर्बाध आपूर्ति जो है इससे सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है ना, ये बोला जा रहा है। इसके बाद जो हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल्स के आप देख लीजिए कि क्रूड के प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होता है उसमें, तो ये बोला जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन की जो कीमतें उसमें लगातार और महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ साथ, है ना, क्या है कि वहां पर जो है उसका यूज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वो खत्म होने की भी उसकी क्या है, डर है हमको, ठीक है ना। अब उसके बाद वहां पर कीमतों में भी लगातार फ्लक्चुएशन होता है, तो उस संदर्भ में उसका भी एक विकल्प ये बन सकती है, ठीक है ना। और अगर जो ये न्यूक्लियर एनर्जी का जो आपका क्या है एक विकल्प है, अगर इसको प्रॉपर रूप से अगर इसको क्या किया जाए, मोबिलाइज किया जाए, तो आने वाली कई समय तक, शताब्दियों तक जो है दुनिया को जो है एक किस तरीके का एनर्जी सिक्योरिटी जो है उनको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, स्थायी ऊर्जा का एक जो है स्रोत वो प्राप्त हो जाएगा। इससे चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहले प्रदूषण का, क्योंकि जो इसका वेस्ट है ना, उसको जो अभी तक जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको जो मैनेजमेंट है उसको रिसाइकल और इस तरीके की जो आपके मुद्दे हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं किए जा सके, तो जिसमें रेडिएशन निकलता है वो अपने आप में एक जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा ये कि इसमें जो लैंड एक्विजिशन की बात की जाती है उसमें भी जो है वहां पर क्या है मुद्दा बना रहता है। अब इसमें कई सारे क्या एक्सीडेंट्स है, जैसे 3 माइल आइलैंड है 1979 का, चेरनोबिल है 1986 का, फुकुशिमा में जो आपकी घटना हुई 2011 में, तो इसके कारण लोगों में जो है चिंता का भाव आ जाता है और ट्रस्ट कम हो जाता है ना। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि डोमेस्टिकली जो भारत में आप देखें मोनोजाइट जो आपकी सैंड है वहां पर बहुत सारा थोरियम जो अवेलेबल है, तो हमको तो ये भी चाहिए कि हम जो हमारा थोरियम का रिसोर्स है, जो सोर्स है, उसको मोबिलाइज करें, ठीक है। तो थोरियम जो है आपका क्या है, एक विखंडनीय पदार्थ है,
ठीक है। तो जो आपका थोरियम है उसमें कोई विखंडनीय समस्थानिक नहीं होता। समस्थानिक का मतलब क्या हो गया बताइए, आइसोटोप। ठीक है ना। तो जो यूरेनियम 233 का यूज किया जाता है उसकी जगह इसका किया जाए, ऐसा बोला जा रहा है कि उसके विकल्प के रूप में इसको देखा जाए। तो वो अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बहुत बड़ी चुनौती के रूप में इसको देखा जाता है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण में ये जो आपका संदर्भ है किसका, न्यूक्लियर वेस्ट का, ये लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है। तो इसके जो आपके वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक तकनीकी चुनौती बनी हुई है अभी भी, है ना। अब इसके बाद जनता के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट भी कम है, क्योंकि लोग डरते भी हैं इन चीजों से। ठीक है। अब उनके प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से यहां पर ये जागरूकता का संदर्भ ये बता रहे हैं कि लाना चाहिए। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इसके संदर्भ में जो पॉलिसी है, लाइसेंस देने की जो आपकी प्रक्रिया है, उसमें आप कम्युनिटी को भी क्या करिए, इंडल्ज करिए, उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करिए, सामुदायिक भागीदारी, ताकि वो भी समझ सके कि क्या किया जा रहा है। ठीक है। अब यहां पर थोरियम का जो भंडार है उसका जो हमारे भारत में है, तो उसका दोहन करने के लिए भी हमको जो है वहां पर क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, और वो जो रिसोर्स है उसको मोबिलाइज करने का जो है आयाम अपनाना चाहिए। किस टेक्नोलॉजी से लाया जाए, किस तरीके से जो है उसको यूज किया जाए, और किस तरीके से जो ये परमाणु अपशिष्ट है उसका जो है सुरक्षित निपटान किया जाए। नॉर्मल सा ये आपका टॉपिक था। इसके बाद एनवायरमेंटल डीएनए की बात करेंगे। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर एनवायरमेंटल डीएनए को जो है बताया है कि ये आपकी मॉनिटरिंग वगैरह में, है ना, जो है आपका उपयोगी साबित होगा। ठीक है। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये कलेक्ट किया जाता है जो भी आपके एनवायरमेंटल सैंपल्स है, जैसे आपका सॉइल है, सी वाटर है, एयर है, स्नो है ना। तो डायरेक्टली यहां पर सैंपल नहीं लिया जाता किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से। इसमें कहां से लेंगे, पर्यावरण से। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पर्यावरण डीएनए बोला जा रहा है। जब कोई भी जीव जो इंटरेक्शन होता है, बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, तो जब कोई जीव एनवायरमेंट पे पड़ा होगा, तो जीव पर्यावरण के साथ जब आपकी अंतरक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वहां पर कोई डीएनए क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे स्रोतों से जो है वो परिवेश में जमा हो जाता है, तो वहां से कलेक्ट किया जा सकता है। अब समझिएगा कि जो सोर्स है आपका एनवायरमेंटल डीएनए का, उसके अंतर्गत मल है आपका, है ना, म्यूकस है आपका, गैमेट से, स्किन है, हेयर है आपके, है ना, इन सब चीजों से लिया जा सकता है। अब ये इनको एनालाइज करके करते क्या है, करते क्या है, तो भैया उनके बारे में जानकारी कि ये आपकी बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में जो जो आप सोच सकते हैं कि संख्या क्या है, यहाँ कौन सा जानवर रहता है, यहाँ पर किस तरीके के जानवरों की जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इन सब चीजों को हम वहां से देखते होंगे, है ना। तो क्या करते, कौन सी विधि अपनाते, तो हाई थ्रूपुट जो आपका डीएनए सीक्वेंसिंग है, ये याद रखिएगा, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड हो गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसको जाना जाता है मेटा जेनोमिक्स हो गया का, मेटा बार कोडिंग हो गया, सिंगल स्पीसीज डिटेक्शन हो गया, किसके लिए, मॉनिटरिंग को करने के लिए, है ना, या मेजरमेंट के लिए, किसके, बायोडायवर्सिटी के। ठीक है ना। अब यहां पर ये समझिएगा कि जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां पर ऑर्गेनिज्म को, है ना, डीएनए, आप समझिएगा यहां पर नॉर्मल सा पॉइंट है आपका। ठीक है ना। अब जीवों के बीच जो अंतर किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा कि ये आपका इस समुदाय से संदर्भित है, ये आपका इस समुदाय से संदर्भित है आपका, है ना, जीवों के बीच। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है, डीएनए मेटा बार कोडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसके लिए वो डीएनए लाइब्रेरी वगैरह का यूज करता है, मतलब वहां पर जो पहले उपस्थित जो आपकी जानकारी उनसे कि कौन से जीव कहां पर मौजूद है। यहां पर जो यूवी रेडिएशन है, एसिडिटी है, हीट जनरेट जो होती है आपकी, है ना, उससे क्या होता है कि समझिए, हीट के जनरेट होने से, एसिडिटी से, और ये आपका यूवी विकिरण से, ये जो डीएनए है आपका वो क्या हो सकता है, उसको डिग्रेड कर सकता है ना, उसको खराब कर सकता है। अब यहां पर इसका महत्व क्या है, तो सीधी बात है कि जो भी इनएक्सेसिबल हैबिटाट है, वहां पर किस तरीके की स्पीसीज रहती हैं, क्या वहां पर जो है उनकी पॉपुलेशन है, क्या वहां पर जो है उनकी संख्या है, ये सब देखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके बाद जो कम्युनिटी है एनिमल्स की, है ना, और उसके बारे में कंपोजिशन कैसे है कि वहां पर नेटिव कौन से स्पीसीज हैं, बाहर से कौन से आए हैं, आप देख रहे हैं ना कि लगातार आक्रामक स्पीसीज की भी बात की जा रही है। तो इस तरीके की मॉनिटरिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जो आपके टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके संरक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ईडीएनए जो टेक्निक है ये आपका एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर देगा पॉपुलेशन सेंसस के लिए। ठीक है ना। इसके बाद पैथोजेंस वगैरह जो है आपके, है ना, जो आपके जूनोटिक डिसीज वगैरह आप देख रहे हैं, तो उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है ना, कि ये आखिर इनका सोर्स क्या है, आ कहां से रहे ये, तब हम उनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इसके बाद यहां पर जो इंटीग्रेटेड ईडीएनए मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये आपका क्या करेगा,
ये एक तरीके से हमको जो है चेतावनी भी प्रदान कर सकता है ना, निगरानी कार्यक्रम के द्वारा कि मानवों में क्या है, पशुधन में क्या है, वन्य जीव, तो रोगों से संदर्भित है, वही चीज है आपकी। इसके बाद यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है जैसे माइग्रेटरी स्पीसीज वगैरह हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड हो गई आपकी, साइबर क्रेन हो गया आपका, है ना, तो ये सब लोग आप लोग समझ रहे होंगे, मंगोलिया से आ रहा है वो, तो उसको भी हम जो ट्रैक कर सकते हैं ना, तो ये सब रिलेशन जो है आपका बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है आपका, तो लंबी समय तक उसमें नजर भी रखा जा सकता है, ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, और ये आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, और कौन सा ट्रू है हमको यहां पर उसको क्या करना, पिक करना है। तो सबसे पहला कि कौन सा अमेंडमेंट है, 74th है। 73rd किससे रिलेटेड है, पीआरआई से। अब ये कब लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। कौन सा पार्ट ऐड किया गया होगा संविधान में, पार्ट 9A है आपका, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये आर्टिकल 243P से लेके 243ZG के बीच में जो है इसकी बात की गई है, इसके प्रशासनिक जानकारी के संदर्भ में वहां पर क्या है, जानकारी है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इसमें जो इनको विषय दिए गए हैं टोटल, है ना, विषय दिए गए हैं तो 18 दिए गए हैं, जिसकी चर्चा 12th शेड्यूल में, और 11वें में क्या है, पीआरआई है, और पीआरआई में कितने विषय हैं, तो 29 है, याद रख लीजिएगा। तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है यहां पर क्या कर सकती है, नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका प्रदान करती है। इसलिए जो है आप देखिए कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये भी एक समस्या है, मेंस का टॉपिक है। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि इसको इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1968 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया मेंटेन करना है स्मूथ मूवमेंट, है ना, किन चीजों का, जो बेसिक, जो आपकी आवश्यक चीजें हैं, है ना, इसेंशियल है नॉर्मल लाइफ के लिए, जो आम सिटीजन्स के लिए, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है आपका। तीसरा ये कि ये इसके अंदर ये जो आपका लॉ है उसके बारे में बता रहे हैं कि भारत का जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है, उसकी जो समवर्ती सूची है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट है, उसके अंतर्गत लिस्ट नंबर 33 में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। समवर्ती मतलब देखिए 7वीं में तीनों लिस्ट है आपकी, सेंटर भी है, स्टेट भी है, और कॉन्करेंट भी है। कॉन्करेंट है तो इसका मतलब क्या कि वहां सेंटर और स्टेट दोनों रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, और जहां पर क्लैशेस हो जाएंगे वहां पर सेंटर प्रिवेल करेगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा, तो कोई भी गलत नहीं है इसमें से, तीनों के तीनों सही है, और इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।